मीत ने जैसे ही अपनी गजल समाप्त की, पीछे से तालियों की और वाह वाह की आवाज सुनाई दी। समर्थ और मीत ने देखा तो वहां पर डॉक्टर अर्चित खड़ा था। वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, अर्चित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो समर्थ चौंक उठा। अर्चित, तुम? सर, आप? मीत ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो। मगर हाफिज साहब की पंक्तियां इतनी अच्छी आवाज में मैंने सुनी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अर्चित के इतना कहते ही मीत ने थोड़ा असहज हो गई। सर, मैं बस यहाँ पर। मीत सकुचा गई। सर, तुम इसे जानती हो? मीत ने हैरानी से कहा। हाँ, ये मेरे सीनियर हैं, डिपार्टमेंटल हेड हैं। मीत ने परिचय कराया तो समर्थ हंस पड़ा। डॉक्टर अर्चित वाजपेयी, तुम इसके सीनियर हो? समर्थ हंसने लगा। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? मीत ने समर्थ और अर्चित की ओर देखते हुए कहा। अरे, ये मेरा जूनियर है। एयरपोर्ट पर मेरा फोन टूट गया था, तब इसी ने तो मेरी मदद की थी। लेकिन ये तुम्हारा सीनियर है? व्हाट ए सरप्राइज। समर्थ ने अर्चित की ओर बढ़ते हुए कहा। तो मीत का मुंह खुला का खुला रह गया। आप मिस शर्मा को जानते हैं? अर्चित ने बनावटी अंदाज में कहा। हाँ, ये मेरी दोस्त है। समर्थ ने अर्चित से हाथ मिलाया। ओह, तो आप हैं वह खास मित्र। इन्हीं का फोन आ रहा था। अर्चित मीत की ओर देखते हुए मुस्कुराया। मीत ने अपने दांतों को भींच लिया। अरे, आओ बैठो, एक कॉफी हो जाए। समर्थ ने बैठने का इशारा किया। आप लोग बातें करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। अर्चित जाने को हुआ। अरे, इसमें कैसे डिस्टर्ब होना, अब तो हम तीनों ही दूसरे को जानते हैं। समर्थ ने कहा तो अर्चित मीत के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। समर्थ को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीनों लोग आपस में बातें करने लगे। समर्थ ने ध्यान दिया कि अर्चित का ज्यादातर ध्यान मीत की ओर ही था और मीत थोड़ी गुमसुम थी। वैसे आप बहुत लकी हैं सर, जो आपको डॉक्टर मितिका जैसी दोस्त मिली। अर्चित ने कॉफी का सिप लिया। हाँ, इस मामले में लकी हूँ, समर्थ ने मुस्कुराकर कहा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कॉल पर आप थे। मैंने उस दिन बहुत रूडली बात की। मीत अपनी गलती पर माफी मांगने लगी। अरे, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई किसी की इतनी फिक्र करता है। समर्थ से। सर, इस मामले में मुझे आपसे जलन होने लगी। आपको दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, अर्चित ने हंसते हुए कहा। अरे, ऐसा नहीं, कुछ कुछ मामले में मैं भी अनलकी हूँ, समर्थ ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। सर, अब ऐसे तो हर कोई किसी न किसी मामले में अनलकी होता है, इसलिए जो आपके पास है, जो शुक्र मनाई है। अर्चित ने एक बार फिर मीत की ओर देखा। और तुम बताओ, शादी कब कर रहे हो? समर्थ ने सवाल किया। शादी? जैसी लड़की मिलेगी वैसे ही कर लूंगा। अर्चित हंसा। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? कुछ बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। समर्थ ने सिप लेते हुए कहा। एक ऐसी लड़की जो मेरे लिए लड़ना जानती हो, मुझ पर अपना हक जताना जानती हो, मेरी केयर करना जानती हो, जो मेरी अच्छी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। अर्चित ने एक बार फिर मीत की ओर देखा। ठीक है, देखता हूँ कोई लड़की तुम्हारे लिए, जैसे मिलेगी बताऊंगा। समर्थ ने अर्चित की निगाह को पढ़ते हुए कहा। बताना जरूर सर, ऐसा मत करना अपने पास रख लो। कहते हुए अर्चित ने ठहाका लगाया। वह तीनों आपस में इसी तरह हल्के फुल्के अंदाज में बातें करते रहे। इस पूरे वार्तालाप में मीत थोड़ी खोई खोई सी ही रही। आई थिंक हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। मीत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा, समर्थ ने उठते हुए कहा। अरे, आप क्यों कष्ट करेंगे? आपका छोटा भाई, आपका जूनियर हाजिर है ना। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, मिस मीत को साथ ले जाऊंगा। अर्चित ने मीत के चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। मीत ने अपना बैग उठाते हुए कहा। अरे मीत, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सीनियर हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर तुम मुझे एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकती हो। वैसे भी मेरी और तुम्हारी उम्र में ज्यादा अंतर भी नहीं है। अर्चित ने बहुत ही अलग अंदाज में कहा। तो समर्थ को ये अच्छा नहीं लगा, मगर उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है समर्थ, आप जाइए, सर के साथ निकल जाऊंगी। मीत ने जैसे ही ये कहा, समर्थ को थोड़ा और अजीब लगा। चलिए मोहतरमा, अर्चित ने अपना हाथ आगे किया। मीत जैसे ही चलने को हुई, उसका दुपट्टा टेबल में फंस गया और वह लड़खड़ा गई। समर्थ आगे बढ़कर उसे पकड़ने को हुआ कि अर्चित ने मीत का हाथ पकड़ लिया। आराम से मीत, अभी लग जाती तुमको।
अर्चित ने मीत का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसका दुपट्टा टेबल से निकाल दिया। समर्थ वहां खड़े होकर यह सब देखने लगा। उसने आज खुद को थोड़ा अलग महसूस किया। आई एम सॉरी सर, वो मेरा ध्यान नहीं था। मीत ने जैसे ही कहा तो अर्चित हंसकर कहने लगा, आपका नहीं, मेरा ध्यान तो था। अब चलिए। अर्चित और मीत दोनों कैफे के बाहर जाने लगे। समर्थ उन दोनों को जाते हुए देखने लगा। न जाने क्यों उसे थोड़ा अजीब लगा। अर्चित ने मीत के लिए मुस्कुराते हुए गाड़ी खोली और उसके चेहरे की ओर देखा। मीत बिना कुछ कहे सीट पर बैठ गई। समर्थ भाई पास में खड़ा दोनों को देखता रहा। पहली बार मीत को किसी और के साथ देखा था। मीत का किसी और के साथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि अर्चित को बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन आज उसे अर्चित पर न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। मीत और अर्चित दोनों साथ साथ हॉस्पिटल जा रहे थे। अर्चित उससे बात करना चाहता था, मगर मीत चुपचाप खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। मीत का ध्यान इस ओर लाने के लिए अर्चित ने गाड़ी में गाना बजा दिया। जो भी कस्में खाई थी हमने वादा किया था जो मिलकर। आई होप आपको म्यूजिक से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ना थोड़े 90 के सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है। आप मुझे ओल्ड फैशन बुला सकते हैं, बट मुझे यही गाने पसंद है। अर्चित ने मीत का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश की। मुझे भी इसी तरह के गाने ही अच्छे लगते हैं, मीत ने थोड़े अनमने भाव से कहा। मिस मीत, कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ आप काफ़ी शांत शांत सी रहने लगी हैं। आई एम सॉरी टू इंटरफेयर। जब मैं आपसे मिला था तो आप ऐसी तो नहीं थी। फोन वाली कन्वर्सेशन कौन भूल सकता है। आपने 10 सेकंड में 10,000 बातें कर ली थी और 10 घंटे से आपने 10 शब्द भी नहीं बोले। सब ठीक है ना? ऑल राइट। अर्चित ने मीत से व्यक्तिगत होने की कोशिश की। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मीत ने झूठी हंसी दिखाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं। और हाँ, मुझे सर मत कहिए, मेरे नाम से बुलाइए। यहाँ मैं आपका सर नहीं हूँ। अर्चित ने थोड़ा फ्रैंक होते हुए कहा। नहीं सर। फिर सर, हॉस्पिटल में एंट्री करते ही आप मुझे सर बोलें और एग्जिट करते ही आप मुझे अर्चित कहिए। अर्चित ने गाना बदलते हुए कहा। एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर हॉस्पिटल जाना है, इसी में थक जाती हूँ। अच्छी तरह से सोना नहीं हो पा रहा है, इसलिए थोड़ा। मीत ने बहाना बनाया। ग्रेट, आपकी बहन की शादी है तो कब बुला रही हैं आप मुझे? अर्चित ने हंसते हुए कहा। जी, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आप तो एकदम सीरियस हो जाती हैं। पानी पूरी खाएंगी? अर्चित ने गाड़ी रोकते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं खाती। मीत ने इनकार किया तो अर्चित हंसने लगा। इस दुनिया में मैं आज तक ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला जो पानी पूरी ना खाती हो। आप न्यूट्रिशियन है, मैं भी। इसलिए मैं यहाँ गाड़ी रोकी। यहाँ जो पानी पूरी मिलती है वह बहुत ही हेल्दी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है। एक दो आप ट्राई कर सकती हैं। अर्पित ने गाड़ी रोक दी। मीत उसे मना ना कर सकी। दोनों कार्ट पर पानी पूरी खाने लगे। मीत को पानी पूरी बेहद पसंद थी। आज बहुत दिनों बाद उसने इसे चखा था तो वह बहुत ही मज़े से खाने लगी। आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि आपको ये नापसंद है। मिस मीत, जो अच्छा लगे उसे बता देना चाहिए। अपना मन का करने के बाद जो स्माइल आती है ना चेहरे पर, वह लाजवाब होती है। अर्चित की कई बातें मीत के मन को एक बार फिर समर्थ की ओर ले गईं। दोनों इधर पानी पूरी खा रहे थे, उधर समर्थ ने मीत को फोन किया। फोन गाड़ी में रखा था इसलिए वह सुन नहीं पाई। समर्थ ने दोबारा फोन किया। फोन इस बार भी नहीं उठा। यहाँ से निकले हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब तक तो उसे हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए था। अभी तक नहीं पहुंची और फोन भी नहीं उठा रही है। क्या करूं? अर्चित को कॉल करूं? नहीं, 5 मिनट और देख लेता हूँ, फिर करता हूँ। समर्थ मीत का फोन मिलाए जा रहा था। कुछ देर बाद मीत ने जब फोन देखा तो उसने बैक कॉल की। समर्थ को गाड़ी में बजता हुआ गाना सुनाई दिया। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? हॉस्पिटल पहुंची या नहीं? समर्थ ने एकदम से सवाल किया। रास्ते में हूँ अभी, 10 मिनट लगेंगे। और फोन गाड़ी में था, मैंने सुन नहीं पाया। मीत ने जवाब दिया तो समर्थ भड़क उठा। 15 मिनट से तुम यहाँ से निकली हो और अभी तुम पहुंची नहीं। अभी तुम्हें 10 मिनट और लगेंगे। क्या कर रही हो तुम? समर्थ ने अधिकार के भाव से कहा।
वह रास्ते में पानी पूरी थी सर ने। अर्चित ने गाड़ी रोक दी थी, वही खाने लगी थी। मीत का जवाब सुनते ही समर्थ चिढ़ गया। तुम कब से पानी पूरी खाने लगी? वह कितनी अनहेल्दी होती है, इसमें पता भी है? खुद एक न्यूट्रिशियन होकर तुम ये सड़क चाप चीजें खाती हो, और तुम्हारे अर्चित भी तो न्यूट्रिशियन है। इन्हें नहीं पता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। समर्थ लगभग डांटने लगा। हाँ तो खा लिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? न्यूट्रिशियन क्या इंसान नहीं होते? उनकी भी भावना होती है। उनकी फीलिंग्स नहीं होती क्या? उनका मन नहीं करता क्या कुछ काम करने का? कुछ चटपटा खाने का, कुछ तीखा खाने का, सड़क पर खाने का? मुझे जो अच्छा लगा मैं वही करूंगी। मीत लगभग समर्थ पर चिल्ला पड़ी। तुम्हारे जो मन में आए वह करो, लेकिन टाइम से हॉस्पिटल पहुंचो। और हाँ, पहुंचकर बता देना कि पहुंच गई हो। कह देना अपने अर्चित से रास्ते में जितने भी ठेले, चाट, समोसे जो भी पड़े, सब खिलाकर ही तुम्हें आज ले जाएं। मोटी भैंस हो जाना तब पहुंचना। समर्थ बच्चों की तरह लड़ने लगा। मोटे भैंसे हो गए तुम, मैं नहीं। ये कद्दू जैसा शरीर लेकर मेरे पास आए थे तुम। मैं तो पहले से ही बहुत फिट हूँ। खुद को देखो, पानी भी पी लेते हो तो 2 कुंतल फूल जाते हो। मेरे खाने पीने पर नजर मत लगाओ। मीत भी बच्चों की तरह लड़ने लगी। दोनों को इस तरह लड़ता देख अर्चित हंसने लगा। तब मीत को एहसास हुआ कि इस समय वह अर्चित के साथ है। मैं कुछ भी खाऊं, मेरा खाने में और गाने में तुमसे अच्छा टेस्ट है। ना मैं ऐसे सड़क छाप चीज खाता हूँ, और ना ऐसे सड़क छाप गाने सुनता हूँ जैसे तुम सुन रही हो। कहते हुए गुस्से में समर्थ ने फोन काट दिया। पता नहीं कितना बड़ा तीसमार खान समझती है अपने आप को। अकल ही नहीं है बिल्कुल। अभी कितना दिन हुए उस लड़के से मिले, उसके साथ ये पानी पूरी खा रही है। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, गाने सुन रही है। 15 मिनट के रास्ते को 25 मिनट का बना के यहाँ हॉस्पिटल पहुंच रही है। और ये अर्चित, इसका तो मुझे करेक्टर ही ठीक नहीं लग रहा है। समर्थ अपने आप से बड़बड़ाने लगा। उसे आज मीत के अर्चित के साथ होने से गुस्सा आ रही थी। युग और गीत की सगाई में अब कुछ ही दिन बचे थे। जैसे जैसे सगाई की तारीख नजदीक आ रही थी, समर्थ का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वह हमेशा युग से न मिलने के बहाने बनाता रहता। समर्थ आज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, और युग ठीक उसी समय उसके घर आ गया। आज तो बिना फोन किए ही आ गया, समर्थ ने युग को देखते ही कहा। क्यों, इससे पहले नहीं आया था क्या कभी? और मैं आ नहीं सकता क्या? युग ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, तू जब चाहे तब आ सकता है, समर्थ ने कॉलर ठीक करते हुए कहा। जब चाहे तब आ सकता हूँ, और जब चाहे तब तुझे अपने साथ ले जा सकता हूँ। तेरे रोज रोज के बहानों से मैं तंग आ गया हूँ। अब इसलिए बिना कोई बहाना बनाए मेरे साथ चल, जहाँ मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। युग ने समर्थ की कंघी छीनते हुए खुद कंघी करने लगा। अरे यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। समर्थ ने फिर कंघी छीन ली। अभी ऑफिस खुलने में टाइम है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे मुझे, बस थोड़ी देर का काम है। तू बस मेरे साथ चल। 15 मिनट का 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तू मुझे छोड़कर चले आना। योग ने फिर कंघी छीनी। अरे यार, जाना कहाँ है? समर्थ ने बेमन से कहा। वो सब बाद में बताऊंगा, अभी तू बस मेरे साथ चल रहा है, और कोई सवाल नहीं करना है, युग ने अधिकार के भाव से कहा। समर्थ बेमन से उसके साथ चल दिया। युग ने रास्ते पर उसे नहीं बताया कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने रास्ते से कुछ गुलाब चॉकलेट खरीदी और गाड़ी में रख ली। गाड़ी एक कॉलेज के सामने रुकी। ये किसके कॉलेज में ले आया? समर्थ ने सवाल किया। 2 मिनट रुक, तुझे भी पता चल जाएगा। युग गाड़ी से निकला और रिसेप्शन पर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। चलो अंदर। युग ने गुलाब और चॉकलेट उठाए। अरे बताएगा यहाँ क्या काम है और क्यों आया है? समर्थ ने फिर सवाल किया। अंदर तो चल, फिर सब पता चल जाएगा। युग हंसने लगा। दोनों एक गेस्ट रूम में बैठ गए। समर्थ को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्यून ने आकर कहा, मैम की क्लास बस 2 मिनट में ऑफ होगी, तब तक आप वेट कीजिए, कहकर प्यून चला गया। बताएगा कौन सी मैम से मिलवाने लाया है? समर्थ ने फिर पूछा। 2 मिनट रुक, युग ने शरारत से कहा। अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजे पर पायलों की छन छन सुनाई दी। समर्थ ने सामने देखा तो वहां गीत खड़ी थी। गीत को सामने देख समर्थ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने युग की ओर देखा, जो मुस्कुराकर गीत की ओर देख रहा था। आप यहाँ? गीत असहज होते हुए बोली।
सॉरी, ऐसे अचानक बिना बताए आ गया, युग ने सर खुजाते हुए कहा। तुझे बताना चाहिए था कि तू मुझे यहाँ, समर्थ ने धीरे से युग से कहा और गीत से निगाह फेर ली। अगर बता देता तो तू आता नहीं, और अकेले आने की हिम्मत नहीं थी। युग धीरे से फुसफुसाया। आप बैठिए, मैं चाय या कॉफी मंगवाती हूँ, गीत ने धीरे से कहा। नहीं गीत, बस 2 मिनट का काम है। माँ ने एक कंगन भिजवाए हैं, सगाई में तुम यही पहनना, युग ने बॉक्स देते हुए कहा। शुक्रिया, गीत ने धीरे से कहा। और मैं ये आपके लिए लाया हूँ, युग ने फूल और चॉकलेट देते हुए कहा। तो गीत शर्मा गई। उन दोनों को देखकर समर्थ असहज हो रहा था। तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, एक कॉल करनी है, समर्थ उठते हुए बोला। अरे रुकना, गीत से मिल तो ले, तू शायद पहली बार मिल रहा होगा। ये म्यूजिक टीचर है, यहाँ पर संगीत सिखाती है। मैंने सोचा स्कूल भी देख लूंगा और इनसे भी मिल लूंगा, युग ने समर्थ से परिचय कराया। युग, समर्थ थोड़ा झिझका। गीत, इनसे मिलो, यह है मेरे जिगरी यार समर्थ राय सिंह। और समर्थ, यह मेरी होने वाली, यू नो व्हाट आई मीन, कहकर युग मुस्कुराने लगा। हेलो समर्थ जी, आपके बारे में बहुत सुना है, ये हमेशा आपका नाम लेते रहते हैं, गीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो समर्थ उसकी बात का जवाब न दे सका। वह गीत को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने वह पल घूमने लगा जब उसने पहली बार उसे देखा था। समर्थ के हाथ कांपने लगे। अरे नमस्ते मत करो, हाथ मिलाओ, वह मेरा दोस्त है, इसलिए तुम्हारा भी दोस्त होगा, युग ने मस्ती भरे अंदाज में कहा। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, गीत ने याद करते हुए कहा। मेरा यार बहुत बड़ी हस्ती है, अखबारों की फोटो देखी होगी, युग ने मजाक में कहा। मुझे जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ, समर तुरंत बाहर निकल गया। गीत थोड़ी हैरान हुई। इन्हें क्या हुआ, गीत ने सवाल किया। मैं बिना बताए ले आया ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो गया, युग ने बेहद हल्के अंदाज में कहा। गीत और युग बातें करने लगे और समर्थ कॉलेज से बाहर निकलकर गाड़ी में आकर बैठ गया। वह बेहद गुस्से में था और चेहरे पर हताशा और निराशा साफ झलक रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार गीत का चेहरा आ रहा था। मैं ये सब नहीं झेल सकता हूँ, जिस चीज से मैं भागना चाहता हूँ वह चीज क्यों मेरे सामने आकर रह गई है। मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो भगवान, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, जब तक युग और गीत की शादी नहीं हो जाती मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैं कुछ भी करके वापस जयपुर चला जाऊंगा। ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक है, मेरे लिए भी और उन दोनों के लिए भी। समर्थ ने अब सबसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। उसने अपना डिपार्टमेंट राघवेंद्र अंकल के डिपार्टमेंट से अलग कर लिया था। ऑफिस में भी किसी से मुलाकात नहीं करता था। उसके इस बदलते व्यवहार से मीत को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने कई बार समर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात को नज़रअंदाज कर देता था। मीत आज फिर समर्थ को फोन करती है तो समर्थ उसे जयपुर जाने की बात कहता है। समर्थ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओगे तो युग क्या सोचेगा, मीत ने परेशान होते हुए कहा। मीत, मैं नहीं जानता युग क्या सोचेगा, और मैं उसे बताने वाला भी नहीं हूँ। फिलहाल मेरे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है कि मैं इन सब बातों से दूर चला जाऊं। मुझे रोकने की कोशिश मत करो मीत, जैसे इन दोनों की शादी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। समर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मीत ने डांटते हुए कहा। मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है, समर्थ ने माथे पर हाथ रखा। समर्थ, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकती हूँ सब करूंगी, मगर तुम जाओ मत, मीत ने फिर रोका। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए, बताओ, समर्थ ने थोड़ा सख्त होकर कहा। जो तुम कहो सब कर सकती हूँ, मीत ने जवाब दिया। तो ठीक है, मेरा प्यार मेरे लिए वापस ले आओ, ला सकती हो मेरा प्यार मेरे लिए वापस, है कोई जवाब, समर्थ ने तेज आवाज में कहा। तो मीत चुप रही। मीत की चुप्पी पर समर्थ ने फिर कहा। कुछ नहीं कर सकती तुम मेरे लिए, ना मेरा प्यार वापस ला सकती हो, ना मेरे वो 4 साल वापस ला सकती हो। इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना मीत, कहते हुए समर्थ ने फोन काट दिया। समर्थ की बात सुनकर मीत की आंखें भर आईं। काश जो हुआ मैं उसे बदल सकती, ना मैं तुम्हारा कल वापस ला सकती हूँ, ना ही कुछ बदल सकती हूँ,
मीत ने खुद से कहा तो नंदिता वहां आ गई। कभी कभी तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि सीधा समर्थ के पास जाऊं और उसे सब कुछ सच बता दूं। तुम्हारा यह रोना मुझसे नहीं देखा जाता है, नंदिता ने आते ही गुस्से में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मीत ने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या है क्या नहीं, मुझे सब दिख रहा है। ये जो लटका हुआ मुंह, सूजी आंखें लेकर तुम हॉस्पिटल आती हो, मुझे क्या दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता? तुम तो ऐसी नहीं थी मीत। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी खिलखिलाहट से पूरा हॉस्पिटल गूंजा रहता था। और अब देखो, यहाँ शांति के अलावा कुछ होता ही नहीं है। क्यों खुद को अंदर ही अंदर इतना जला रही हो? नंदिता की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मीत ने फाइल खोलते हुए कहा। धीरे धीरे कुछ ठीक नहीं होगा मीत, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं सब कुछ समर्थ को बता दूंगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, नंदिता ने गुस्से में कहा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम कभी भी ये बात समर्थ को नहीं बताओगी। प्यार तो मैं खो चुकी हूँ, अब मैं अपना दोस्त नहीं खोना चाहती। जो रिश्ता बचा है उसे बचा रहने दो। प्लीज उसे कभी भी कुछ मत बताना, वरना मैं कभी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी, मीत ने घबराते हुए कहा। तुम अपने साथ ठीक नहीं कर रही हो मीत। समर्थ के साथ दोस्ती तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और तुम ये सब बातें छोड़ो, 2 दिन बाद सगाई है, उसकी तैयारी करो। मैं 1 मिनट अर्चित सर के पास होकर आती हूँ, उन्हें भी इनविटेशन देना है, मीत ने बैग से कार्ड निकालते हुए कहा। तुम अर्चित सर को क्यों बुला रही हो? फैमिली और फ्रेंड्स को ही बुलाओ बस, नंदिता ने नाराजगी जताई। अरे मैं नहीं बुलाने वाली थी, वह उस दिन कैफे में मिल गए और खुद ही कहने लगे कि मैं भी आऊँगा। और वह समर्थ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा बुला लेती हूँ, मीत ने जवाब दिया। बेवकूफ़ मत बनो, ऐसे तो सब कहते रहते हैं, उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ दिन से मुझे उनका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। जब देखो तब तुझे कोई ना कोई काम के बहाने बुलाते रहते हैं, हर मीटिंग के लिए ले जाते हैं, नंदिता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, वह बहुत अच्छे इंसान है। वह तो समर्थ के साथ जान पहचान निकल आई, इसलिए थोड़ा मुझसे फ्रैंक बिहेव करते हैं, मीत ने अपनी सफाई दी। तुझे तो इंसानों को पहचानना कभी आया ही नहीं है। सामने वाला इंसान तुझे बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है और तुझे पता ही नहीं चलता है। तुझे तो सब बहुत भले और अच्छे नजर आते हैं, नंदिता ने डपटते हुए कहा। सही कहा तूने, लोगों को पहचानना मुझे आया ही नहीं है, इसलिए धोखा खाती आई हूँ। ना मुझे लोगों को पहचानना आया, ना प्यार और दोस्ती में फर्क करना आया, इसलिए बुद्धू बन गई, मीत ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मायूसी देख नंदिता ने उसे गले से लगा लिया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इस तरह खुद को तकलीफ मत दे। और जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, मीत ने लगभग रोते हुए कहा। वह दोनों हॉस्पिटल के कैफे एरिया में खड़ी थी और उन दोनों की बातें थोड़ी दूर से अर्चित सुन रहा था। वह धीरे से बोला, तुम्हारा पूरा अधिकार है कि तुम्हें प्यार मिले। जो प्यार खो गया वह तुम्हारे पास वापस आएगा। समर्थ न सही, अर्चित के रूप में तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार जरूर मिलेगा, मीत। यह मेरा वादा है तुमसे। अर्चित ने मीत की ओर छुपकर देखा और वहां से चला गया। युग और गीत की सगाई में 1 दिन बाकी रह गया था। मीत अपनी छुट्टी का एप्लीकेशन लेकर अर्चित के पास पहुंची। सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की सगाई है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगी, मीत ने लेटर आगे बढ़ाया। इस महीने आप बहुत छुट्टियां ले चुकी हैं मिस, अर्चित ने लेटर को बिना देखे हुए कहा। आई नो सर, मैं बहुत छुट्टियां ली हैं, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है, मीत ने लेटर अर्चित की टेबल पर रखते हुए कहा। छुट्टी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अर्चित ने अपना काम बंद करते हुए कहा। सर, कैसी सर? मीत ने हैरानी से पूछा। देखिए, मैं यहाँ अपने परिवार से दूर रहता हूँ और उससे पहले अपनी पढ़ाई में बिजी था, इसलिए फैमिली फंक्शन अटेंड करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो अगर आप मुझे इनवाइट करती हैं तो मैं आपको छुट्टी दे सकता हूँ, अर्चित ने हंसते हुए कहा। जी? मीत ने आश्चर्य से अर्चित को देखा। जी हाँ,
मैं परिवार को बहुत मिस करता हूँ और अब तो आपसे दोस्ती भी हो गई है। मीत का चेहरा देखकर, अरे आप घबराइए मत, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं आपकी छुट्टी अप्रूवल करता हूँ। आराम से शादी कीजिए। अर्चित हंसने लगा तो मीत थोड़ा झेप गई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो आपके लिए कार्ड लाई थी, मगर देना भूल गई। बैग टटोल कर, हाँ ये रहा, ये आपका कार्ड यही मेरे बैग में है। मीत ने एकदम से कार्ड निकाल कर दे दिया। ओह थैंक्स, मैं ज़रूर आऊँगा। आप एक काम कीजिए, हाफ डे लेकर अभी चली जाइए। मेरी तरफ से हाफ डे आपको गिफ्ट। अर्चित ने कार्ड लेते हुए कहा। ओह थैंक यू सो मच सर। और आप सर आइएगा ज़रूर। मीत ने मन ही मन डरते हुए कहा, क्योंकि उसे डर था कि जब नंदिता को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगी। और हुआ भी यही। जब नंदिता को ये पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। अरे मैं क्या करती, सर ने सामने से कह दिया था। ऐसे अच्छा नहीं लगता। यार मुझे देना पड़ा कार्ड। मीत ने सफाई दी। मैं तुझे कह रही हूँ कि लड़का ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे फ्री में हाफ डे कौन देता है। अगर कुछ पंगा हुआ ना तो मेरे पास मत आना। समर्थ नाम का सिरदर्द कम नहीं था तुम्हारे लिए, जो तुमने अर्चित नाम का और पाल लिया। नंदिता नाराज हुई। मैं सब ठीक कर दूंगी, तू भरोसा रख। समर्थ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया है। मीत ने गंभीर होते हुए कहा। अब क्या खिचड़ी पका ली तूने, मुझे बिना बताए। नंदिता ने उसे शक की नजरों से देखा। वैसा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मुझे घर जाने दो, बहुत सारा काम करना है। इन सबके चक्कर में मैं गीत की सगाई एंजॉय करना ही भूल गई। अब तक तो मुकुल भैया भी घर आ गए होंगे। मुझे घर निकलने दे, बहुत काम है। मीत हड़बड़ी में घर के लिए निकल गई। रास्ते भर मीत के कान में समर्थ के सब गूंजते रहे। क्या कर सकती हो मेरे लिए, मेरा प्यार वापस ला सकती हो मेरे लिए, मेरे 4 साल वापस ला सकती हो। मुझसे जो बन पड़ेगा समर्थ, मैं सब कुछ करूंगी। प्यार न सही मगर दोस्ती मैं पूरे मन से निभाऊंगी, और हमेशा निभाऊंगी। मीत ने खुद से कहा और युग को फोन किया। उधर युग ने समर्थ को सगाई का इनविटेशन भेजा, मगर समर्थ ने मैसेज करके उसे कह दिया कि वह नहीं आ पाएगा। उसे बहुत ही जरूरी काम से जयपुर जाना पड़ रहा है। बड़े पापा बड़ी मम्मी दोनों ही आ जाएंगे। उसका मैसेज पढ़कर युग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। युग का कोई रिएक्शन न देखकर समर्थ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सुबह से शाम हो गई, युग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लगता है नाराज हो गया। नाराज भी हो गया है तो कुछ तो कहना चाहिए था। उसने कुछ भी नहीं कहा। मन तो मेरा बहुत है, लेकिन मैं वह सब देख नहीं पाऊंगा। मीत को भी मैंने नाराज कर दिया। ऊंची आवाज में उससे बात कर दी। उसने भी तब से मुझे मैसेज नहीं किया। सबको नाराज करता फिर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से चला जाऊं। ये सोचते समर्थ अपना बैग निकाल कर पैक करने लगा। समर्थ अपना बैग पैक कर ही रहा था कि उसका फोन आया। फोन उठाऊं या ना। उठाऊंगा तो मुझे बहुत सुनाएगा, और नहीं उठाऊंगा तो और गुस्सा हो जाएगा। उठाकर उसे समझा देता हूँ कि काम जरूरी है। ये सोचते हुए समर्थ ने फोन रिसीव कर लिया। बैकअप पैक कर लिया तुमने, युग ने सबसे पहले यही कहा। हाँ बस कर ही रहा हूँ, समर्थ ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, युग ने गंभीरता भरी आवाज में कहा। क्या मतलब, समर्थ ने हैरानी से कहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाओगे। युग की यह बात सुनकर समर्थ सन रह गया। तुम किस बात की बात कर रहे हो, समर्थ ने अनजानी आशंका से सवाल किया। तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। युग का लहजा बहुत ही गंभीर था। युग वो, समर्थ इतना ही कह पाया कि युग ने उसे रोक दिया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है समर्थ राय सिंह। तुम जो मुझे अपना दोस्त कहते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा कर रखी। तुम गीत को जानते थे, तुमने ये मुझे बताया तक नहीं। युग ने जैसे ही ये शब्द कहे, समर्थ का माथा ठनका। युग मेरी बात सुन, जो भी था मुझे नहीं पता था वो, समर्थ ने अपनी सफाई देनी चाहिए। तुमने मुझे अभी तक ये बात बताई ही नहीं, और जब सब कुछ सामने आने वाला था तो इन सब से बचने के लिए यहाँ से जाने वाले थे। तो अच्छा हुआ कि मीत ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। युग गुस्से में बोलता गया। क्या, मीत ने, समर चौंका। हाँ मीत ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी समर्थ। मैंने आज तक हर बात तुमसे शेयर की है। कोई भी फैसला तुमसे बिना पूछे लिया नहीं है।
और तुमने तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपा कर रखा। समर्थ राय सिंह, तुमसे बड़ा धोखेबाज मैं आज तक नहीं देखा। युग के कहे शब्द समर्थ के कानों में पिघले लोहे जैसे प्रतीत हुए। मीत को क्या जरूरत थी सब कुछ बताने की। देखो योग, मेरी बात सुनो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। समर्थ की आवाज डगमगा रही थी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। कहते हुए युग हंसने लगा। समर्थ युग की हंसी का कारण नहीं समझ पाया, मगर युग लगातार हंसता रहा। तुम हंस रहे हो? समर्थ ने हैरानी से पूछा। हंसू नहीं तो और क्या करूं? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम सगाई में ही नहीं आना चाह रही हो? युग ने हंसते हुए कहा। तुम्हें बड़ी बात नहीं लग रही? समर्थ अभी भी हैरान था। हाँ, तुमने मुझसे सच छुपाया, मगर वो एक छोटा सा मजाक था और कुछ नहीं। मीत ने मुझे सब बता दिया कि तुमने क्यों नहीं बताया। युग अब अपनी हंसी रोक चुका था। मैं ये बात तुम्हारे सामने नहीं आने देना चाहता था। पता नहीं क्या जरूरत थी मुझको बताने की। समर्थ मी से नाराज होते हुए बोला। अरे, उस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या गलत कर दिया उसने? आज नहीं तो कल मुझे पता लगना ही था कि मीत ही तुम्हारी डॉक्टर शर्मा है, और तुम उसे बहुत पहले से जानते हो। युग ने मुस्कुराते हुए बोला। उसने यह बताया? समर्थ हैरान रह गया। यही नहीं, उसने यह भी बताया कि तुमने ही मेरा अप्रूवल दिया था गीत के लिए। तुम और मीत मिलकर मुझे उल्लू बना रहे थे। तुम लोग चाहते थे कि शादी के बाद सरप्राइज दें, मगर यह बात मुझे पहले ही पता चल गई। अब बताओ बेटा, तुम्हारा क्या किया जाए? इतने दिन से तुम मुझे उल्लू बना रहे थे, जबकि तुम गीत को भी जानते थे और मीत को भी जानते थे। युग ने जब यह बात कही तो समर्थ हैरान रह गया। उसे लगा युग को सच पता चल गया, मगर यहाँ पर किसी और बात के बारे में बात कर रहा था। मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता था, मगर सही समय ढूंढ रहा था बताने के लिए। समर्थ ने गहरी सांस लेकर कहा। बाकी सब तो ठीक है, मगर मीत तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया तो तुम उससे नाराज हो गए। सगाई से पहले ही जयपुर जा रहे हो। देखो, तुम दोनों के बीच की लड़ाई का असर हमारी दोस्ती पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम और मीत आपस में खूब लड़ो उलझो, मगर सगाई में जरूर आओगे, वरना मैं सगाई नहीं करूँगा। अपनी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। युग ने अधिकार के भाव से कहा। कोई नहीं आएगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आएगा, खुद मैं भी नहीं। समर्थ ने अपनी भावनाओं पे काबू पाते हुए कहा। यह हुई ना बात। कल टाइम से पहुंच जाना, और हो सके तो मी से ज्यादा लड़ाई मत करना। युग ने हंसते हुए कहा। युग का फोन कटने के बाद समर्थ अपने सोफे पर बैठकर सोचने लगा। समझ में नहीं आता कि कैसे सामना करूंगा। आज अगर उसको सच पता चल जाता तो सब कुछ खराब हो जाता। मेरा मन कहता है कि उसको कुछ ना पता चले, और वही दिल मेरा बेचैन है। कैसे मैं कल का प्रोग्राम अटेंड कर पाऊंगा? मैं उस लड़की को किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? ईश्वर मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? और ये मीत भी ना। मैं अच्छा खासा जा रहा था यहाँ से, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी नादानियाँ करनी ही करनी है। मैं क्यों नहीं समझती ये सब मेरे लिए कितना तकलीफदायक है। समर्थ लगातार सोचे जा रहा था। समर्थ रात भर बेचैन रहा। कल का दिन उसके लिए बहुत ही चुनौती भरा था। जब भी आंख बंद करता उसे गीत का चेहरा दिखाई देता। वह करवट बदल देता, फिर उसे युग का चेहरा दिखाई देता। अपने दोस्त की खुशी में खुश होना चाहता था, लेकिन मैं नहीं हो पा रहा था, और यही बात उसे अंदर से बहुत ही गिलानी से भर रही थी। सब कुछ भूलने की कोशिश में लगा समर्थ हर बार नाकामयाब ही रहता। अगली सुबह शर्मा परिवार में खुशी का माहौल था। फूलों सजा पूरा घर और पकवान की महक से भरा पूरा वातावरण। लोगों के चेहरे पर मुस्कान एक अलग ही रौनक बिखेर रही थी। गीत बेहद खुश नजर आ रही थी। मीत भी खुश थी, लेकिन उसे समर्थ की चिंता हो रही थी। उसे पता था कि जब समर्थ आएगा तो उस पर नाराज होगा, और उसे समर्थ के दर्द का भी भान था। मैं जानती हूँ आज का दिन समर्थ के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। मैं जानती हूँ समर्थ, तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, अंदर ही अंदर मुझ पर गुस्सा हो रहे होगे, मुझे कोस रहे होगे कि क्यों मैंने तुम्हें जाने से रोक लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज का दिन तुम अपनी आंखों से देखो। कभी कभी दर्द ही दवा बन जाता है। अगर तुम यहाँ से चले जाते तो तुम्हारे मन में हमेशा के लिए दर्द रह जाता। लेकिन आज तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखोगे तो सच का सामना करने की हिम्मत कर पाओगे, और अपने दोस्त के इम्पोर्टेंट दिन में भी शामिल हो पाओगे। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आई होप
जो मैंने सोचा है बिल्कुल वही हो, मीत ने मनी मन कहने लगी। कुछ देर में मेहमानों का आना शुरू हो गया, मगर मीत की निगाह अभी भी समर्थ का इंतजार कर रही थी। और उसके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। समर्थ काला चश्मा लगाकर वहां पर आया। शायद वह अपनी आंखों की सूजन और लालिमा को छुपाना चाहता था। समर्थ को आता देख युग मुस्कुराकर उसके गले लग गया। समर्थ ने एक बार गीत की ओर देखा। हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हमेशा सादगी से रहने वाली गीत ने आज बहुत ही हल्का सा मेकअप किया था। आंखों में लगा गहरा काजल, होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, बालों में गुलाब के फूल, हाथों में रंगीन चूड़ियां और चेहरे पर दिल को छू जाने वाली मुस्कान। आज वह बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसा उसने अपने ख्यालों में उसे देखा था, लेकिन किसी और के साथ नहीं। समर्थ की आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क आई। उसने अपनी मुस्कान में उसे भी छुपा लिया। गीत जैसे ही समर्थ के पास आई, वह वहां से हट गया और बाकी परिवार वालों से मिलने लगा। मीत यह सब देख रही थी। वह सीधा समर्थ के पास आई। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो गए हो, मीत ने धीरे से कहा। तो समर्थ दांतों को पीसते हुए बोला, बहुत मजा आता है ना तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है ना मेरा दर्द देखकर? तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत हंसी मजाक का खेल बन गया है। तो लो मजा, देखो तमाशा, देखो मैं कितना दुखी हो रहा हूँ, देखो मेरी आंखें। समर्थ ने चश्मा निकालते हुए कहा। तो मीत की निगाह उसकी सूजी लाल आंखों पर गई। समर्थ, उसने समर्थ का हाथ पकड़ा तो समर्थ ने हाथ छुड़ा लिया। देख लिया, मिल गई एक्साइटमेंट, समर्थ ने गुस्से में कहा और वापस काला चश्मा लगा लिया। समर्थ की नाराजगी देखकर मीत की हिम्मत नहीं हो रही थी उससे दोबारा बात करने की। समर्थ भी अधिकतर समय फोन पर बात करने में या वेन्यू से बाहर जाने में लगा रहा था। उसे इस तरह बेचैन देख मीत एक बार फिर उसके पास आई। समर्थ, तुम्हें जितना गुस्सा होना है हो लेना। मैं नहीं चाहती थी कि तुम युग की सगाई मिस करो। वह दोनों बहुत खुश हैं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बताने की, मीत ने समर्थ को रोकते हुए कहा। वो दोनों खुश हैं, तुम खुश हो बस। मैं कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, तुम्हें उसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर का फंक्शन है, उस पर ध्यान दो। समर जैसे ही जाने को हुआ, उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, वाओ ब्यूटीफुल। समर्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अर्चित खड़ा था, जो मीत को देख रहा था। अर्चित सीधा मीत के पास आया। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वैसे तो मैं आज आने वाला नहीं था, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो इतनी खूबसूरत चीज मिस कर देता। आपने जो नोज पिन हटाकर नथ पहनी है ना, ये आप पर बहुत सूट कर रही है, अर्चित ने तारीफ करते हुए कहा। शुक्रिया सर, आइए बस कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होने वाला है, मीत ने झिझकते हुए कहा। अरे समर सर, आप, मैं तो आपको देख ही नहीं पाया, अर्चित समर से मुखातिब होते हुए बोला। मानना पड़ेगा आपकी निगाह को, नोज पिन नथ में बदल गई ये दिख गया, और मैं नहीं दिखा, समर्थ ने ताना कसते हुए कहा। क्या है ना, मिस शर्मा को मैं रोज देखता हूँ। हम लोग एक ही जगह पर काम करते हैं तो रोज मिलना हो जाता है, इसीलिए कोई जरा सा भी बदलाव करे तो दिख जाता है। आपसे तो सर मुलाकात ही कभी कभी होती है, अर्चित ने हाथ मिलाते हुए कहा। आप लोग खाना एंजॉय करिए, मैं बाकी गेस्ट को अटेंड करके आती हूँ, मीत ने समर्थ के बढ़ते हुए गुस्से को देखते हुए कहा। चलिए सर, हम दोनों साथ में खाते हैं, वैसे भी जो आपको पसंद आएगा वह मुझे भी अच्छा लगेगा। अर्चित की इस बात का मतलब कुछ कुछ समर्थ की समझ में आ रहा था। उधर नन्ही ने जैसे ही अर्चित को देखा उसका पारा चढ़ गया। वह सीधा मीत को कोने में ले जाकर डांटने लगी। इस कनखजूरे को बुलाने की क्या जरूरत थी, मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने, नंदिता ने तेज आवाज में कहा। अरे तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? जो आता है गुस्सा करने लगता है। बुला लिया तो बुला लिया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मीत भी चिड़ी हुई थी। बुला लिया तो ठीक है, मगर जरा ध्यान से, मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, नंदिता ने अपना लहजा नरम कर लिया। बकवास मत कर, जाकर मेहमानों को देख, जब से आई है चिल्लाए जा रही है, खाए जा रही है। मीत गुस्से में वहां से चली गई, मगर नंदिता की निगाह में अर्चित चढ़ गया। कुछ देर में सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। जैसे ही गीत ने युग को अंगूठी पहनाई, समर्थ ने अपनी निगाह फेर ली। वह वहां से उठकर जाने को हुआ तो मीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेहमानों की भीड़ देखकर समर्थ चुप रह गया
और वहीं बैठ गया। लेकिन उसने दोबारा निगाह स्टेज की तरफ नहीं की। उसकी आंखों से आंसू की एक एक बूंदें बह रही थीं, जिसे वह सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, कभी अपनी हंसी में, कभी अपनी बातों में। आखिर उसके मन में कुछ पंक्तियां गूंजने लगीं। ना आवाज है, ना ही सुनने वाला। काश मैं शब्दों में अपना प्यार लिखता। कैसे किया था तुमसे वो इजहार लिखता। समर्थ ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला। आज मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने दिल के अंदर प्यार के जज्बात को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। शायद ही मैं कभी किसी के लिए ये सब महसूस कर पाऊंगा। शायद ही मैं कभी किसी को प्यार कर पाऊंगा। समर्थ ने मन ही मन कहा और वहां से उठकर हॉल में दूसरी ओर चला गया। मेहमान या तो खाना खा रहे थे या खा चुके थे। अब अधिकतर लोग स्टेज पर इकट्ठे हो रहे थे। मौका था डांस का। घर परिवार के सभी लोग डांस कर रहे थे। लोग मीत से भी डांस करने को कह रहे थे, मगर मीत का मन उलझा हुआ था, इसलिए वह मना कर रही थी। अब बारी थी कपल डांस की। हर कोई किसी न किसी के साथ जोड़ी में नाच रहा था और गाना बज रहा था, धीरे धीरे से तेरा हुआ। समर दूर से गीत और युग को साथ में डांस करते हुए देख रहा था। उसे हर पल एक नया दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं रह गई हो। एकटक उन दोनों को देखता रह गया। कई लोगों ने उसे भी डांस करने को कहा, मगर उसने मना कर दिया और वहीं दूर खड़ा रहा। सबने जबरन मीत को स्टेज पर बुला लिया और गाना बजा। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। गाना सुनकर सभी ने हूटिंग शुरू कर दी। सभी अपने अपने जोड़े के साथ नाचने लगे और जैसे ही लाइट म्यूजिक की रिकॉर्डिंग धीमी हुई, मीत स्टेज से नीचे उतरने लगी, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। उसने एक बार समर्थ की ओर देखा कि शायद वह उसका साथ देने आ जाए, मगर समर्थ ने मुंह फेर लिया। मीत जैसे ही स्टेज से उतरी, अर्चित उसके आगे खड़ा हो गया। कैन आई डांस विद यू? अर्चित ने हाथ आगे करके कहा। मीत नीचे जाने लगी, मगर अर्चित ने उसे फिर से ऊपर बुला लिया और अर्चित उसके साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। मीत असहज हो रही थी। इधर जैसे ही समर्थ ने अर्चित को मीत के साथ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से अपनी जगह से उठा और स्टेज पर पहुंच गया और उसने तुरंत मीत का हाथ पकड़ लिया। अपने मित्र के साथ एक डांस तो बनता है, वह भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की सगाई में। समर्थ ने अर्चित के आगे खड़े होकर कहा। समर्थ के आने से अर्चित कुछ कदम पीछे हट गया। गाना बजता रहा, सब डांस करने लगे। समर्थ की निगाह बार बार गीत और युग पर जा रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ, समर्थ स्टेज से उतरा और सीधा अपनी कार में बैठ गया। अंदर मेहमानों का शोर जारी रहा और बाहर समर्थ के दिल का शोर। सगाई की फोटोग्राफ्स आ चुकी थी। मीत उन तस्वीरों को देख रही थी, जिनमें कई फोटोज में वह और समर्थ साथ साथ थे। वह थोड़ा मुस्कुराई, फिर उसे समर्थ की कई बातें याद आने लगीं। उसने उन तस्वीरों को एक किनारे कर दिया और बालकनी से झांकने लगी। एक तरफ उसका मन दुखी था कि समर्थ का प्यार वह नहीं है, और दूसरी तरफ वह समर्थ का हाल भी बखूबी समझ रही थी और उसकी मदद न कर पाने की बेबसी भी उसे परेशान कर रही थी। सगाई के कुछ दिन तक समर्थ और मीत में कुछ बात नहीं हुई। वह बेहद चुपचाप रहने लगा और चिड़चिड़ा हो गया। उसने लोगों से मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आज कई दिनों बाद युग उससे मिलने उसके घर आया। समर्थ पूरी कोशिश कर रहा था कि वह युग से बहुत सामान्य होकर मिले, ताकि उसे कुछ पता न चले, मगर उसके इस बदले व्यवहार को युग ने भी महसूस किया था और उसने आते ही शिकायत करनी शुरू कर दी। सगाई मेरी हुई है, बिजी तू रहने लगा है। तूने फ़ोन करना, बात करना, मिलना जुलना सभी छोड़ दिया है। अगर मैं फ़ोन करूं तो बात हो जाती है, मैं मैसेज करूं तो रिप्लाई आ जाता है, मिलने की बात करूं तो तू बहाने बना देता है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? युग ने शिकायती लहजे में कहा। सब कुछ तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो दो जगह का काम देखना पड़ता है, इसलिए व्यस्तता ज़्यादा रहती है। समर्थ ने बहाना बनाया। व्यस्तता है या कुछ और है? युग ने आशंका भरी नजरों से देखा। और क्या होगा? और तो कुछ भी नहीं है, समर्थ ने हिचकते हुए कहा। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम्हारे चेहरे से और तुम्हारी बातों से मैं पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। सच सच बताओ, बात क्या है? युग ने बेहद संजीदा आवाज में पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमको लग रहा है, समर्थ ने नजरें चुराई।
क्या चल रहा है तुम्हारे और मीत के बीच में? युग ने अचानक से पूछा। मेरे और मीत के बीच कुछ भी तो नहीं, समर्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, मुझसे झूठ? युग ने भौं उचकाई। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समर्थ ने नजरें चुराई। मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करती है, युग ने एकदम कहा तो समर्थ हड़बड़ा गया। व्हाट नॉनसेंस, पागल हो गए हो क्या तुम? मीत और मुझसे प्यार? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, समर्थ ने सफाई दी। क्यों, अच्छे दोस्तों में क्या प्यार नहीं हो सकता? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा प्यार तो दो अच्छे दोस्तों में ही होता है, युग ने आंखें मटकाते हुए कहा। हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये प्यार व्यार वाली बातें करके हमारी दोस्ती मत खराब कर, समर्थ ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। अब तुम चाहे कितना भी मना कर लो, मगर मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखा था मैंने सगाई में, पूरा टाइम तुम्हारे आगे पीछे घूमती रही, और तुम्हारी आंखों में जो जलन थी उसे अर्चित के साथ देखकर, उसे देखकर लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ है, योग ने मुस्कुराकर कहा। कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। और रही बात अर्चित की, तो वह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उसके बारे में पता किया है। 3-3 साल लंबे रिलेशनशिप तोड़कर आया है, वह भी ऐसे अचानक से तोड़ देता, बिना रीजन के। लड़कियों के मामले में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, बस इसीलिए मीत को उसके नजदीक जाने से रोकता रहता हूँ, समर्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तो तुमने अर्चित के बारे में पता लगाया है? इतनी सारी मेहनत तुमने मीत के लिए की? समर्थ हंसने लगा। देखो, एक और फालतू बात मत करना। तुम शादी कर रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग शादी कर लें, समर्थ ने बात हंसी में टाली। गीत से मिलने से पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से मेरी सगाई हुई है, मुझे यह लग रहा है पता नहीं कितनी जल्दी मेरी शादी हो जाए। शादी बहुत अच्छी चीज है यार, और वह किसी दोस्त से हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लोगों को सालों लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में, फिर तुम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, युग ने सलाह दी। अभी मेरी छोड़, अपनी शादी पर ध्यान दे, समर्थ ने हंसते हुए कहा। अब तू माने या ना माने, लेकिन मैंने मीत की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार और बहुत ही केयर देखी है। पता नहीं तूने कैसे नहीं देखी, युग ने गंभीर होते हुए कहा। कुछ भी मत बोल, लड़कियां थोड़ी होती ही ऐसी हैं, जिसे वह जानती हैं उसके लिए केयर और अपनापन रखती हैं, समर्थ ने बात को टालते हुए कहा। मैं जानता हूँ तू अपने सपनों की सजादी की वजह से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन कभी गौर करना, मैंने मीत की आंखों में बहुत कुछ देखा है, और अगर ऐसा कुछ है तो मेरे भाई, उसे अपने हाथ से जाने मत देना। बहुत अच्छी लड़की है, युग ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा। वह मेरी दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कोई बेफिजूल की बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा, समर थोड़ा चिढ़ गया। मगर ये तस्वीर तो ऐसा नहीं कह रही है, युग ने सगाई की एक तस्वीर को आगे करते हुए कहा, जिसमें मीत समर्थ की ओर देख रही है। क्या है इस तस्वीर में, समर्थ ने रूखे स्वर में कहा। जरा मीत की आंखों में देखना, जिस तरह से तुझे देख रही है उसमें कितनी उम्मीद और कितना प्यार नजर आ रहा है। पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, युग ने शिकायती लहजे में कहा। ऐसा कुछ नहीं है, समर्थ ने तस्वीर नीचे रख दी। ठीक है, अभी मत मान, लेकिन एक न एक दिन तू मेरी बात जरूर मानेगा। चलता हूँ, और सुन, शादी तक मेरे लिए फ्री रहना, मुझे शॉपिंग वगैरह कराना तेरी जिम्मेदारी है, कहते हुए युग वहां से चला गया। युग के जाने के बाद समर्थ ने एक बार फिर वह फोटो उठाई और गौर से उसे देखने लगा। उसके कान में युग की कई बातें गूंजने लगीं। अगर युग जो कह रहा है 1% भी सच हुआ तो? नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मीत मुझे क्यों प्यार करेगी, और करती होती तो मुझे बता देती। और वह तो जानती है कि मैं गीत से प्यार करता हूँ। यह सिर्फ युग के मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं ये बात किसी और के दिमाग में आने नहीं दूंगा। मुझे बड़े पापा से बात करनी होगी, और उन्हें बताना होगा कि मीत से प्यार नहीं करता हूँ, और ये शादी नहीं करूँगा। जितना ये बात बताने में मैं देरी करूँगा, उतना लोगों की गलत फहमियाँ बढ़ती जाएंगी। अभी रिश्ते वाली बात किसी को नहीं पता है, अगर किसी को पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए भी और मीत के लिए भी। मुझे आज ही बड़े पापा से बात करनी होगी। समर्थ ने अपने मन में इस रिश्ते को लेकर फैली गलतफहमी को दूर करने का इरादा बना लिया था। उधर मीत भी समर्थ के रूखे व्यवहार की वजह से बहुत परेशान थी।
उसे घर में अक्सर उसकी और समर्थ की शादी की बातें होती थी। ये बात सुन मीत का दिल बैठ जाता था, क्योंकि वह ये जानती थी कि ये कभी सच नहीं होने वाला। अपने परिवार वालों की बढ़ती उम्मीदों को देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए आज उसने अपनी माँ से बात करने की ठानी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मीत ने डरते हुए कहा। हाँ कहो मीतू, नीरजा ने सामान रखते हुए कहा। मम्मी, प्रॉमिस करो, पहले तो मेरी पूरी बात सुनोगे और उसके बाद ही कोई रिएक्शन दोगी। मीत ने नीरजा का हाथ थाम कर कहा। लगता है फिर तुम कोई बवाल बात करने आई हो। तुम्हारा तो बचपन से यही रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हारी बात सुनकर गुस्सा नहीं होने वाली। अब तो तुम भी यहाँ कुछ दिनों की मेहमान रह गई हो। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से इस साल शादी शुभ नहीं है। अगले साल तुम्हारी भी शादी कर देंगे। और मेरा बस चलता तो अभी कर देती, समर्थ है ही इतना अच्छा लड़का। नीरजा के चेहरे पर मुस्कान देखकर मीत का दिल बैठ गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह सच अपनी माँ को बता दे। मम्मी, मीत इतना ही कह पाई। बोलो बच्चा, माँ ने प्यार से मीत के सिर पर हाथ फेरा। मीत ने अपनी आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जुटाई। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मीत ने जैसे ही ये शब्द कहे, नीरजा का चेहरा सफेद पड़ गया। शादी नहीं करनी? ये क्या बकवास कर रही हो? नीरजा ने घबराते हुए कहा। मुझे शादी नहीं करनी अभी। 2-3 साल बाद। मीत इतना ही कह पाई कि नीरजा गुस्से में उठ खड़ी हुई। तुम हमारी इकलौती संतान हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा हमें न चाहोगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो मीत। अब तक जो हुआ ठीक है। तुम्हारी सारी पुरानी नादानियां मैं माफ कर चुकी हूँ। लेकिन अब कोई नादानी नहीं। तुम्हारी शादी समर्थ के साथ ही होगी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या बिल्कुल ना हो। माँ ने बेहद गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी, मीत आगे कुछ बोल पाती कि नीरजा फिर बोल उठी। बहुत हो गया मीत, ये बात मुझसे कही, किसी और से मत कहना। और अपने पापा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम्हारे लिए उनका रिश्ता आया है, तुम्हारे पापा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। हर दिन कितने सपने बुनते हैं वह तुम्हारे लिए। तुम एक झटके में उनके सपनों को तोड़ दोगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर तुम अपने पापा के सामने इस रिश्ते के लिए मना करोगी तो वह कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप इनकार कर देंगे। लेकिन उसके बाद उनका क्या होगा जानती हो कुछ? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, उनकी पत्नी भी हूँ। उनकी उस ऑफिस में इज्जत है। तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नीरजा की बातों पर मीत चुप रही। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से शादी के लिए ना ना सुन लूं। शादी होगी जब तुम्हारे पापा चाहेंगे तब होगी। और हाँ, कोई भी चालाकी करके शादी को तोड़ने की कोशिश मत करना। अगर यह शादी टूटी तो इसका असर मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर भी पड़ेगा। ये बात याद रखना। तुम्हारे पिता का मान अब तुम्हारे हाथ में है। कहते हुए नीरजा वहां से चली गई और मीत परेशान हो उठी। मीत अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। मैं क्या करूं? मैं ना तो समर्थ की मदद कर पा रही हूँ, ना अपनी मदद कर पा रही हूँ। मैं समर्थ के लिए गीत को नहीं ला सकती और पापा के लिए समर्थ को। मैं किसी भी रिश्ते को नहीं निभा पा रही हूँ। जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना उलझती जा रही हूँ। मुझे इन सब उलझनों से निकाल दो ठाकुर जी। मीत मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। समर से मिलने के बाद युग मीत को लेकर पूरी तरह से श्योर होना चाहता था। वह जानता था कि मीत के मन की बात वह सिर्फ गीत से जान सकता है। युग शाम को गीत से फोन करता है और बातों बातों में मीत का जिक्र चला देता है। एक बात पूछनी थी, थोड़ी सी पर्सनल है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा पूछ लेनी चाहिए। युग ने कहा। अरे बिल्कुल पूछिए, गीत ने जवाब दिया। मीत और अर्चित के बीच कुछ चल रहा है क्या? मुझे गलत मत समझना, मैं जज नहीं कर रहा, बस सगाई में आया था इसलिए पूछ रहा हूँ। युग ने दांत दबाते हुए कहा तो गीत हंसने लगी। अरे कुछ भी नहीं चल रहा है। मीत बता रही थी मुझे, उसके सर अपने परिवार से दूर है, इसलिए उनका मन हो रहा था फैमिली फंक्शन अटेंड करने का, इसलिए इनवाइट किया। बाकी उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, गीत ने विश्वास के साथ कहा। अरे क्यों कुछ नहीं हो सकता? मीत भी अच्छी लड़की है और अर्चित भी अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है। दिक्कत क्या है दोनों की शादी में? युग ने टटोलना चाहा। आप तो सीधा शादी पर पहुंच गए। मैं बोल रही हूँ आपसे, उन दोनों के बीच कभी कुछ भी नहीं हो सकता। गीत फिर हंसी।
क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? युग ने एकदम से पूछा। अरे मैं बोल रही हूं ना, नहीं हो सकता है। दोनों साथ काम करते हैं। अगर एक दूसरे को प्यार कर बैठे तो क्या तुम्हें बताएंगे? नहीं हो सकता है प्यार। क्यों नहीं हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। अरे नहीं हो सकता है, क्योंकि मीत समर से प्यार करती है और उन दोनों की शादी की बात चल रही है। गीत के मुंह से एकदम से निकल गया। गीत की बात सुनकर युग हैरान रह गया। आगे की कहानी